हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। कैसे हो और तैयारी कैसी चल रही है? फटाफट कमेंट कर दो और फटाफट आप लोग ये कमेंट करो कि आ गए हैं, प्रेजेंट हैं और क्लास स्टार्ट की जाए। बहुत एनर्जी के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आज का जो टारगेट था, जो सुबह टारगेट आपको दिया गया था, क्या आपने वो पूरा किया? क्या आपने वो टारगेट पूरा किया या नहीं? अगर आपने वो टारगेट पूरा नहीं किया है तो 100% आज के जो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए टफ होंगे। फिर आपको यही लगेगा कि चलो कहीं और चलते हैं या कोई और सोर्स फॉलो करते हैं या कोई और बुक पढ़ते हैं। मैंने फिर कहा, एग्जाम जब इतनी नजदीक है आप किसी और सोर्स पे मत जाओ, बिल्कुल भटको मत। जो है आपके पास पढ़ो, आप पढ़ो, बस मैं यही कहता हूं, आप पढ़ो एंड जितना मैं बता रहा हूं फॉलो कर लेना। यू विल डेफिनेटली क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और क्लास एंड होने के बाद लिख के जाना आई विल क्लियर। ठीक है, चलो मैंने कहा था विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्लास पे आ जाएंगे सीधे। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, कोई भी ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं, सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। देखते हैं कितने लोग पढ़ के आए हैं। मुझे पता है 20 से 25 लोग होते हैं जो क्लास देखते हैं पूरी, और कोई नहीं। संख्या चाहे जो दिखे आपको 1000 2000, बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। लिटरली पता है आपको, नहीं पढ़ते हैं। जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा है अगर मुझे सुन रहा है, आप इतना ध्यान रख लेना मेरी बात कि आपको दिख जरूर रही है संख्याएं कि इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम, 1 2 5 10 लोग होते हैं जो क्लास पूरी देखते हैं, टारगेट्स पूरे करते हैं, रिवाइज करते हैं, रीडिंग करते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना अपने आप में। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का जो पहला सवाल है सीधे उस पे जंप करते हैं। और क्या कह रहा है, और इधर मैं साइड में सारी चीजें लिखूंगा ना, तो इस वजह से क्या होता है, मेरी फोटो के पीछे सब मैं लिख देता हूं, दिखता नहीं, इस वजह से मैं कैमरा ऑफ रखूंगा। पूरा फोकस आपका क्लास पे रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलो क्वेश्चंस पढ़ो, क्या कह रहा है उस अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही नहीं पूछा है, क्लियर है, कौन सा सही नहीं पूछा है। ऋषभनाथ एक साइड तीर्थंकर दिए गए हैं आपको, है ना, और एक साइड कौन दिए गए हैं, उनके निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ, अष्टापद, वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। चलो बताओ, ऋषभनाथ का अष्टापद, जो ऋषभनाथ तीर्थंकर थे उनका जो निर्वाण स्थल था वो अष्टापद सही है या गलत? बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। वासुपूज्य, सम्मेद शिखर, सही है गलत? यही गलत है हमारा। नेमिनाथ उज्जयंत ये सही है आपका। महावीर पावापुरी ये भी सही है आपका। तो वासुपूज्य का क्या होगा, ये मैं यहाँ पे साइड में लिखे दे रहा हूं। जो वासुपूज्य का जो निर्वाण स्थल था, जो वासुपूज्य तीर्थंकर थे उनका जो निर्वाण स्थल था वो चंपापुरी था। कौन सा था? चंपापुरी। जिनको आता है कमेंट करें, जिनको नहीं आता याद करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता बहुत सही, आता है तो और बहुत सही, नहीं आता तो अब याद हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, जो सम्मेद शिखर है ना, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो सम्मेद शिखर है ये जैन धर्मावलंबियों का है। इनका है, जो जैन धर्मावलंबी थे ना उनका प्रमुख तीर्थ स्थान है। इनका क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थान। क्लियर, कोई डाउट? और ये है कहां पे? कहां पे है? झारखंड। क्लियर। अच्छा, झारखंड में भी पता कहां पे है? जो पारसनाथ पहाड़ी है ना, वहां पे है, वहां पे स्थित है। अब क्लियर, कोई डाउट यहां तक? वेरी गुड। तो एक बार फिर से तेजी से रिवाइज करते हैं इसको। जो अच्छा, जिनको नहीं याद है वो अभी याद करते चलो। ऋषभनाथ का कौन सा है? अष्टापद। वासुपूज्य का क्या हो गया? चंपापुरी। और नेमिनाथ का उज्जयंत, महावीर का पावापुरी। क्लियर है? क्लियर। एक बार रिवाइज करो, चलो पीछे बोलो, आंखें बंद करो। चलो मैं कह रहा हूं ना, प्लीज करो, ये करो। ऋषभनाथ अष्टापद, ऋषभनाथ अष्टापद, वासुपूज्य, चंपापुरी, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। बोलो एक बार, ऋषभनाथ अष्टापद, ऋषभनाथ अष्टापद, वासुपूज्य, चंपापुरी, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी, महावीर, पावापुरी। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हमारा नेक्स्ट सवाल है। चलो 10 सेकंड का समय लो, प्रॉपर इस सवाल को करने का 10 सेकंड का समय लो, करो इसे।
देखो यही चीज मैं चाहता हूं कि सवाल आपको करने पड़ेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो करो इसको, फिर मैं तो करूंगा ही, आप लोग करो। क्या कह रहा है सवाल, देखो वैदिक सभ्यता का सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, ये 2020 में आया था, जिनको नहीं पता लिख लो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था। कह रहा है सही सुमेलित करना है ना, क्या कह रहा है, सही सुमेलित करो। चलो करो, चलो करते हैं साथ में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मेडिवल इंडिया, मेडिवल पीरियड, यानी इंडस वैली, लेटर वैदिक, ऋग वैदिक और मेडिवल पीरियड। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, है ना, हम सबको पता है। तो अगर हम इंडस वैली की बात करें, इधर देखना ध्यान से, मैं जहां पे लिख रहा हूं, इंडस वैली हमारी कैसी थी, अर्बन थी, यानी इंडस वैली नगरीय थी। चलो वेरी गुड, इंडस वैली नगरीय थी। अगर हम उत्तर वैदिक समाज की बात करें, यानी हम लेटर वैदिक की बात करें, मैं इसलिए लिखता हूं ना ताकि समय दिया जा सके हर क्वेश्चंस पे, वरना पीडीएफ पढ़ा पढ़ा के लाइन खींच खींच के तो उसमें हजारों हैं, है ना। लेटर वैदिक की जब हम बात करते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड हमारा कैसा था, कृषक समाज था, एग्रीकल्चरल था, एग्रेरियन सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी, एग्रेरियन। ये चीज स्टेटमेंट में फॉर्म में अगर अगली बार आ जाए ना तो गलत नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है कैसी सोसाइटी थी। इंडस वैली हमारी अर्बन सोसाइटी थी, लेटर वैदिक सोसाइटी हमारी कृषक समाज था, एग्रेरियन सोसाइटी थी। क्लियर है। ऋग वैदिक समाज की जब हम बात करें, तब जो ऋग वैदिक हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी, चलो बताओ, ऋग वैदिक सोसाइटी हमारी कैसी थी, पेस्टोरल, पेस्टोरल चारागाह। क्लियर, क्लियर हुआ। उस समय की ये चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब अगर मेडिवल इंडिया की बात करें, अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो उस समय का कैसा था, लैंडलॉर्ड, यानी जमींदारी प्रथा थी। कैसी प्रथा थी उस समय, जमींदारी वाला समाज था उस समय का। क्लियर हो गया। तो अब इससे मिला लो, हमारा कौन सा आंसर सही होगा, पहले का 4, है ना, लेटर वैदिक पीरियड का एग्रेरियन यानी दूसरे का 3, ऋग वैदिक का चारागाह और इसका ये। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 3 2 1, है ना, डी आंसर सही, याद हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, चलो चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। कह रहा है कि एक साइड आपको दिए गए हैं महाजनपद और उनकी राजधानी, मैच द कॉलम पे है ना, एक साइड महाजनपद दिए गए हैं और उनकी कैपिटल दी गई है, ठीक है। चलो इसको करो, मिलान करना है, मिलान करना है आपको, मिलान। तो मत्स्य का क्या था पता है, मत्स्य का विराटनगर था, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ, कुरु की कौन सी थी राजधानी, कुरु की राजधानी कौन सी थी, कुरु की, कुरु की राजधानी कौन सी थी, कुरु की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्लियर। सूरसेन की कौन सी थी, मथुरा, वेरी गुड। और अस्मक की कौन सी थी, पोटन। ये पता मैंने सही करके लिखवाए हैं, वहां पे जहां से मैंने क्वेश्चन लिया था वहां पे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ था, इसको मैंने इसलिए वहां पे ये एक जगह पे रॉन्ग ऑप्शन कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं क्या लिखा हुआ था, रॉन्ग लिखा हुआ था इस वजह से, ठीक है। चलो क्लियर है आपको, ये याद रहेंगे, याद करने हैं, हेलो ये याद करना है, याद भी करना है, ऐसे नहीं। क्लियर है। मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोटन राजधानी है। एक बार रिवाइज कर लो, याद कर लो, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरसेन मथुरा, याद भी करना है, हेलो सॉरी, याद भी करना है, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटन। चलो मैं अब आपसे सवाल पूछूंगा, यहाँ पे आओ, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, बताएंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सवाल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। मुझे पता है बहुत कम लोग देखते हैं क्लासेस, पूरी पूरी क्लास आते हैं जरूर, अटेंडेंस लगा के चले जाएंगे, लेकिन पूरी क्लास अटेंड करना सबके बस की बात नहीं होती, टाइम लगता है करने में, ठीक है। मैं एक साइड लिख रहा हूँ, अब आपको बताना है ये सही है गलत, ठीक है। मत्स्य, कुरु और अस्मक, और यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं सूरसेन, इसकी राजधानी बताएंगे। चलो सवाल है बहुत कॉमन सेंस सा, आराम से सवाल है, मत्स्य की आप राजधानी बताओ,
मत्स्य की राजधानी बताओ कमेंट में, मत्स्य की। वेरी गुड विराटनगर, वेरी गुड वेरी गुड विराटनगर। याद करते चलो। कुरु की बताएंगे, वेरी गुड इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। सूरसेन की बताओ, सूरसेन, वेरी गुड मथुरा, वेरी गुड। जो बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड। अस्मक की बताओ, पोतन, ठीक है। चलो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, अगली बार अगर एग्जाम में आ जाएगा तो तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। और आज की क्लास में ना आपके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि और क्वेश्चंस चाहिए उनको, मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स बनवाई थी, पता है आपको, उसमें 100 क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे ये पता है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस नहीं कर सकते हम लोग। क्वेश्चंस कम कर पाएंगे, लेकिन उनको आराम से करेंगे जो भी कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस कराए जाए यहाँ पे उन्हें आप आराम से करो, और बाकी तो पीडीएफ मैंने आपको दे ही दी है, फिर परेशान क्यों होते हो। चलो ये सवाल करो, ये सवाल फिर से आपके पास, चलो करो। क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है ना, पढ़ो चलो। करने की जिम्मेदारी आपकी, मैं करा रहा हूं ना बैठ के यहाँ पे, चलो करो। कह रहा है विद रेफरेंस टू हठ योग, हठ योग की यहाँ पे बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। यानी हठ योग was practiced by Nath Panthis. हठ योग टेक्निक was also adopted by the Sufis. ये दोनों स्टेटमेंट अब आप बताओ करेक्ट हैं या नहीं। यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है? हठ योग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलो ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया गया था, क्लियर है। और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्लियर। चलो लेकिन अभी यहां पे मैं कुछ बताता हूं। आपको पता है नाथ संप्रदाय जो था भारत का, शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है, पता है आपको। जो नाथ संप्रदाय था, कुछ चीजें अब मैं आपको बता देता हूं। जो नाथ संप्रदाय था, जो नाथ संप्रदाय है वो किसका? शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ माना जाता है, पता है आपको, है ना, पता। और चीज जो मध्य युग था ना, जो हमारा मेडिवल, जो मध्य युग में, इसमें क्या हुआ, इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव और योग की परंपराओं में आपस में क्या दिखाया जाता है? एक मिक्स मान सकते हो या समन्वय दिखाई देता है। किनमें? जब इनका मध्य युग आता है तो उस समय हमको क्या क्या देखने को मिला, ये चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में कई बार पूछी गई, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बौद्ध हो गया, शैव धर्म हो गया या योग, ये तीनों में आपस में पता क्या दिखाई पड़ता है हमको? समन्वय। कहीं ना कहीं इनकी जो भी इनकी प्रैक्टिसेस होती थी, जो इनकी प्रैक्टिसेस थी, जो इसकी प्रैक्टिसेस थी, इन तीनों में आपस में आपको एक कुल समन्वय दिखाई पड़ता है, मिक्सर दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं चीजें आपस में कॉमन दिखाई पड़ती हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, बेसिक, ठीक है। तो जो योग की परंपराएं थी, जो शैव की परंपरा थी, जो बौद्ध की परंपरा थी, उनमें आपस में आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई पड़ेगा? ध्यान से सुनते चलो, मैं कह रहा हूं मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि बहुत कम लोग पढ़ेंगे, 1 या 2 लोग ही पूरी क्लास देखते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन प्लीज सुनना, इसको घर पे जाके रिवाइज, क्लास मत रिवाइज करना, जो आपके पास पीडीएफ है ना उसको रिवाइज करो, या जो आपका सोर्स है उसको पढ़ो। यहां पे आके सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता दूं बस वो करके चलो, ठीक है। अब जैसे इसी में मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो हठ योग की साधना पद्धति थी, ये तीनों चीजें हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित थी, क्लियर है, क्लियर है। अब जो हठ योग था, इसके प्रथम गुरु और आराध्य कौन थे? हठ योग के, हठ योग के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? शिव, शिव ही प्रथम गुरु थे और आराध्य भी। ये अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, क्लियर। अब एक बुक थी जिसका नाम था अमृत कुंड, अमृत कुंड, एक बुक है जिसका नाम था अमृत कुंड। आज एक बहुत प्यारा सरप्राइज है आपके लिए, एक बुक थी हठ योग की, किसकी बुक है? हठ योग की बुक है ये अमृत कुंड। इसका किस किस भाषा में अनुवाद हुआ है तो ध्यान रखेंगे, हिंदी में अनुवाद तो नहीं, अरबी में हुआ है, फारसी में अनुवाद हुआ है। और इसी का प्रभाव जब आप देखोगे, जब अमृत कुंड का अनुवाद हुआ, ये हठ योग की एक पुस्तक है, कई लोग कंफ्यूज जाएंगे क्या है, तो हठ योग की पुस्तक है,
हठ योग की पुस्तक है। इसका जब अनुवाद हुआ तो इसका अनुवाद अरबी में किया गया और फारसी पे किया गया, और इसके अनुवाद के बाद ही, इसका जब अनुवाद हो गया तब आप देखोगे कि इसके अनुवाद के बाद इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा सूफी मत पर। क्लियर? क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, याद कर लो। चलो पहले बात तो आप ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं इनको समझते हुए चलना है। जैसे प्राणायाम एक कॉमन सेंस है, जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूं, आप यहाँ पे फोकस रखना केवल। जैसे जब हम प्राणायाम की बात करते हैं ना, तो प्राणायाम के बारे में मैं एक चीज लिखता हूं, जो प्राणायाम, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है स्टेटमेंट तो ध्यान रखना। प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। ये जो स्टेटमेंट है ना, मतलब प्राणायाम को सूफी मत बता दिया, जो प्राणायाम है वो सूफी मत का सार तत्व है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ध्यान रखेंगे? क्लियर? क्लियर है? चलें आगे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने बहुत आराम से चीजें यहाँ पे क्लियर करी हैं आपको, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमारा वैदिक सभ्यता का सवाल है। देखो क्या कहता है, सवाल पढ़ेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सवाल इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल सेशन हम लोग करेंगे बिल्कुल। जैसे एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, उसने कहा था सर एक्टिव रिकॉल सेशन करें, तो यही एक प्यारा सरप्राइज है आपके लिए, मैं आपको जरूर दूंगा अभी क्लास के एंड में, आपको पता लग जाएगा क्या है। फिलहाल के लिए आप ये सवाल करो, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? चलो बताओ। ये सवाल पता कब आया था? ये सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है सवाल। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वाज नहीं, बिल्कुल जिन बच्चों ने भेद बताया है बिल्कुल करेक्ट है, वाज नहीं इसका आंसर है। अच्छा, यजुर्वेद के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जैसे यजुर्वेद के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कहा जाता है, ये कर्मकांडीय वेद है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। तो यजुर्वेद के बारे में कुछ फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये एक तो कर्मकांडीय वेद है, ध्यान रखना। इनमें विभिन्न यज्ञों से जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये गद्य में भी है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, और पद्य में भी है। स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछ सकता है पता? स्टेटमेंट वो ऐसा पूछेगा कि यजुर्वेद केवल गद्य में है या यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है। ध्यान रखना, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, ठीक है। क्लियर है? इसमें पता कितने अध्याय हैं? इसमें 40 अध्याय हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है? यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। और ध्यान रखेंगे इसमें 1990 मंत्र हैं, संकलित हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 1990। अब एक चीज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज अब मैं लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हैशटैग बना लो, स्टार बना लो, जो बना सकते हो बना लो। इतनी बार पूछा गया छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक कि मैं बता नहीं सकता। सवाल है, जो यजुर्वेद के जो देखो कर्मकांड है, तो जो लोग यज्ञ कराते होंगे, जो कर्मकांडों को संपन्न कराते होंगे, वो जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखेंगे, तो यजुर्वेद के जो कर्मकांड होते थे, जो कर्मकांड होते थे उनको जो पूरा कराता था, उनको कराने वाले जो पुरोहित होता था, पुरोहित, उसको क्या कहा जाता था पता है? उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अध्वर्यु। क्या कहा जाता था? अध्वर्यु। ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है अध्वर्यु किससे संबंधित था? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? अथर्ववेद से, सामवेद से, किससे संबंधित है, ऐसे पूछ सकता है आपसे। अब देखो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी पता है?
यजुर्वेद की दो शाखाएं थी। इस वेद की दो शाखाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? दो, मतलब इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। मैं इसलिए लिखा रहा हूं ना, मैं चाहता तो इसकी पीडीएफ बढ़िया से बना के आपको दे देता, लेकिन मैं चाहता हूं जो लोग बच्चा धैर्य से बैठना है, ऑब्वियस पीडीएफ भी देता तब भी मैं 10 15 20 क्वेश्चंस करा पाता। पीडीएफ ना भी दूं तब भी मैं 10 15 करा ले जाऊंगा। ठीक है, आराम से करो शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको किसी को? शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को और किस नाम से जाना जाता है? ये देखो, ये जो लिखा है यही है, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। क्लियर? क्लियर हुआ? इसकी भी शाखाएं हैं। अगर पीसीएस कई बार क्या कहता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, तो ऐसे ही करता है, वो क्या करेगा, इसकी शाखाएं पूछेगा अब आपसे। आप निकले तीरंदाज व्यक्ति, बता दोगे, बिल्कुल बताएंगे हम। इसकी भी शाखाएं दो हैं, इसकी भी शाखाएं हैं, इसकी काण्व और माध्यन्दिन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू करते रहो, बहुत अच्छे टॉपिक्स मिलते हैं। अब एग्जामिनर ऐसे ही तो पूछेगा, उसने पीवाईक्यू देखा, अच्छा अच्छा चलो इसमें ये पूछ लेते हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। यस बिल्कुल, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं पता है? एक है काठक संहिता। तो कौन किससे संबंधित है ये ध्यान रखेंगे, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एक है काठक संहिता, ध्यान रखेंगे। एक है कपिष्ठल। कपिष्ठल, क्लियर? कपिष्ठल संहिता बोला जाता है। देखो मेरे दोस्त, मैं तो एक साइड लिखाते चल रहा हूं, आप ये भूल जाओगे। ये जो यहां पे लिखा हुआ है यही रियलिटी, यही है। ये भाई साहब, ये जो इधर लिखा हुआ है ये आप भूल जाओगे। मैं नीचे लिखा रहा हूं, इसलिए याद कर लेना, शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। क्लियर है? अगर पढ़ लिया है तो वेरी गुड है। एक है मैत्रेयणी। क्लियर? क्लियर? यहां पे आपसे कौन सा पूछा था? शुक्ल यजुर्वेद की बात की गई थी, हम यहां पे कृष्ण यजुर्वेद की बता रहे हैं। मैत्रेयणी संहिता और है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय कौन सी? अब देखो, अब सवाल देखो ध्यान से, सवाल में कंफ्यूजन वाला क्या पॉइंट था पता? देखो इसने क्या किया, इसने सवाल में क्या क्या पूछा आपसे? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता पूछी आपसे, है ना? संहिता कौन सी पूछी? शुक्ल यजुर्वेद की पूछी ना। एग्जामिनर का माइंडसेट देखो, उसने एक दिया केवल शुक्ल यजुर्वेद का, बाकी 3 किसके दे दिए? कृष्ण यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद का वाजनेयी संहिता है, उसके भी दो पार्ट है ना? लेकिन अगर वो देखो कल को अगर यहां पे ये ना लिख के, यहां पे ये ना लिख के काण्व लिख देता, तब आप क्या करते? तब भी आप ये टिक करते। ये ना लिख के ऐसे लिख देता माध्यन्दिन, तब क्या करते? तब भी आप यही टिक करते। क्लियर है? इस वजह से मैं ये कह रहा हूं, इस चीज को आप समझते हुए चलो, यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो क्लियर? ये सवाल क्लियर हो गया? मैं कह रहा हूं आप 2 मिनट का समय लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पीडीएफ, हालांकि शाम को मैं इसकी पीडीएफ जरूर दे देता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चाहो तो जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ के मेरे साथ पढ़ रहे हो, वेरी गुड है ना? चलो क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सवाल है हमारा, द नेम अघन्या मेंशन्ड इन मेनी पैसेज ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो कई परिच्छेदों में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो सभी को पता है, ये तो मतलब बच्चे बच्चे को पता होगा, गाय के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना? अघन्या गाय के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है उस समय गाय मुद्रा के रूप में भी यूज की जाती थी, मुद्रा रूप में भी इस्तेमाल किया गया है गाय का। क्लियर है आपको? यानी कि अगर मैं कहूं, अगर स्टेटमेंट में कहीं क्रय विक्रय के लिए गाय का इस्तेमाल हो जाए, कि क्रय विक्रय के लिए ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक पीरियड में गाय का इस्तेमाल किया जाता था, तो स्टेटमेंट सही होगा या गलत? स्टेटमेंट सही होगा, ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, दान में भी तो दक्षिणा में भी तो दी जाती थी, दान में भी तो गाय दी जाती थी।
पता, एक स्टेटमेंट अगर आपसे पूछ ले, एक बार एग्जाम में आया, बच्चे कंफ्यूज थे उसको लेकर काफी, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, आप चाहो तो इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में स्टेटमेंट देखना क्या था, यत्र तत्र, यत्र तत्र, जैसे भी हो सके वैसे, ऐसा मतलब इसका मतलब ये हुआ आतिथ्य हेतु, मतलब अतिथि की स्वागत के लिए, जो आया है आपके घर उसके स्वागत के लिए गोवध भी किया जाता था। देख रहे हैं आप? अब आप जब जो बच्चा ये पढ़ता है ना, जो बच्चा ये पढ़ेगा ना, यार इसको मुद्रा के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रय विक्रय के लिए तो है, दान में भी दी जाती है ना, और अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सबसे ज्यादा चर्चित है, उसका वध क्यों करेंगे, लेकिन है स्टेटमेंट, ठीक है। देखो गोवध भी इसका किया जाता था। धीरे 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 आगे क्या हुआ, इसको अवध, अगर कहीं आपको एक वर्ड दिखे ना अवध, बाद में इसका वध बंद हुआ, है ना, अवध या अघन्या कहलाई जाने लगी। और जो गविष्टि होती थी, गायों की गवेषणा, ये गत्य गम्य आदि ये वाले शब्द भी इनके यूज किए जाने लगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक इस्तेमाल किया जाने लगा गविष्टि, गविष्टि शब्द इस्तेमाल किया गया, गवेषण, है ना, ये भी, ये सारे शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। फिलहाल के लिए आप जितना मैंने आपको बताया बस उतना ध्यान रखो, क्लियर, याद रखेंगे इसको। मैं कह रहा हूं कितने सवाल हुए, 6 सवाल हम लोगों ने किए हैं, मुझे पता है 6 सवाल किए, लेकिन 12-15 इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है ना। जैसे यहाँ पे देखो 4-5 यहाँ पे मिली, 1-2 यहाँ पे मिली, फिर यहाँ पे तो कई सारी मिल गई आपको, है ना, वैसे यहाँ पे भी 1-2-3 मिल गई, ऐसे ही करते हैं, हर सवाल की एक्सप्लेनेशन करो, कई चीजें पता लगेंगी आपको। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फिर से देखो जैनिज्म, इन सबका एक क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेजेस डिपिक्टेड, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने आंसर भी दे दिया है, सी, क्लियर है, इसका आंसर सी सही है। कन्हेरी गुफा में, किस गुफा की बात की जा रही है, कन्हेरी। लेकिन अब यहां पे कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है कहां पे, तो कन्हेरी गुफा है कहां पे, कन्हेरी गुफा है कहां पे, मुंबई में है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 3री शताब्दी में, मतलब 3री शताब्दी से लेकर, ऐसा लिख लो, 9वीं शताब्दी तक किया गया है। एक ऐसे डायरेक्ट 3री शताब्दी मत लिखना, आप आएगा भी नहीं। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कन्हेरी गुफा के बारे में, कि इसमें 109 गुफाओं का निर्माण कराया गया। कितनी? इसमें 109 गुफाएं हैं, ये पहाड़ काट के बनाई गई है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं, एक फैक्ट ध्यान रखेंगे आप लोग, कन्हेरी की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं, कैसी हैं, ये बौद्ध गुफाएं हैं, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर, क्लियर, ये सभी, हाँ 109 की 9 सभी बौद्ध गुफाएं हैं। और यहाँ पे बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां दी गई। इसी गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जो सवाल आपसे पूछा गया है कि शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है, तो जी हाँ इसी गुफा में मिला है। चले नेक्स्ट सवाल पे, चलो चलो पढ़ो 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 पढ़ो, सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्ली चैत्य ग्रह एंड विहार्स ऑफ गुट्टुनपल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और रॉक कट, पश्चिमी गोदावरी के जिले, पश्चिमी गोदावरी के जिले गुंटुनपल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह व विहार चट्टानों में काटकर बनाए गए थे। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, चलो सही है कि गलत, तो ध्यान रखना जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो हमारे पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुनपल्ली में जो प्रारंभिक चैत्य ग्रह, विहार, ये सब जो बनाए गए थे चट्टानों को काट काट के बनाए गए, क्लियर।
साथ ही पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार ये भी चट्टानों को काट के बनाए गए। क्लियर है? क्लियर है? देखो मैं कराने को तो बहुत सारे सवाल करा दूं, एक क्लास में 100 सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तेजी से सिर्फ सवाल निकलेंगे आपके सामने, है ना। इसलिए मैं कहता हूं तेजी से सवाल इसके चक्कर में ना पड़ते हुए चीजों को समझते हुए चलोगे, ज्यादा इजी रहेगा और ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा आपके लिए। जैसा आप कमेंट कर दोगे मैं वैसा काम कर दूंगा। अगर आप मिक्स क्वेश्चन चाहते हो कि सर पीवाईक्यू की, जैसे एक बच्चे का मेरे पास आया मैसेज कि सर पीडीएफ तो है मेरे पास पीवाईक्यू की, उसने क्या कहा कि सर पीडीएफ तो है, उसने कहा सर पीडीएफ तो है हमारे पास, उसने यही कहा सर पीडीएफ तो है। आप एक काम करो, जो आप पहले सीरीज चला रहे थे आरओ के लिए, यही मैसेज था, आरओ के लिए जो सीरीज चला रहे थे उसमें आपने पीसीएस के भी पीवाईक्यू निकाले हुए थे, 2000 हर सब्जेक्ट के हजार पीवाईक्यू थे, आपने दिखाए थे सर, वो पीवाईक्यू कराओ, मिक्स पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज कराओ। जैसे हिस्ट्री उसने कहा सर सब्जेक्ट वाइज कराओ, उसने कहा हिस्ट्री के लो तो हिस्ट्री के मिक्स कराओ, सब मिक्स रहे, और 10 दिन में हिस्ट्री निपटा दो, 2000 सवाल हो जाएंगे, 1000 सवाल हो जाएंगे। फिर ऐसे ही पॉलिटी उठा लो, 10 दिन में पॉलिटी निपटा दो, मिक्स सवाल कराओगे तो सर हम लोगों का वो पूरा एक माइंडसेट बना रहता है। उसकी भी बात सही थी, लेकिन बहुत से बच्चों के टॉपिक वाइज मैसेज थे कि टॉपिक वाइज कराओ, तो जब यही चीज है, पीडीएफ तो है आपके पास तो टॉपिक वाइज भी कर लो, चाहे जैसे कर लो, बात तो एक ही है, करते रहो, जैसा होगा भी आगे। क्लास तो चली नहीं, क्लास तो बंद नहीं होगी। ये सवाल बताओ क्या सही है, दूसरा सही है गलत? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा भी ऑप्शन हमारा सही है, तो पहला भी सही और दूसरा भी सही। तो पश्चिमी गोदावरी जिले के जो गुंटुल पल्ली में जो चैत्य गृह विहार थे, दोनों काट कर बनाए गए, जब चट्टानों को काट कर बनाए गए, या जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्य गृह और विहार साधारण चट्टानों को काटकर, साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाया गया, तराश कर बनाया गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलें। चलो नेक्स्ट सवाल भी देखो हमारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जो चारों सवाल है ना, ये चारों सवाल, जैसे ये वाला एक सवाल है ना, हाँ ये वाला सवाल, ये और ये चौथा सवाल, ये चारों सवाल यूपीपीसीएस में आए हैं, चारों सवाल यूपीपीसीएस के हैं, और चारों एक सी ईयर में पूछे गए थे, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछे। क्लियर? यस, ये चारों 2017 में, आप समझ लो। चलो ये बताओ, इसको करो फिर आगे बढ़े। आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके प्रतिमा लक्षण यानी कॉग्निजेंस। चलो बताओ आदिनाथ का कौन है? वेरी गुड वेरी गुड, आदिनाथ के जो हैं वो हैं वृषभ, यानी ये हमारा सही है, बिल्कुल करेक्ट। मल्लिनाथ के, वेरी गुड, जिन बच्चों ने बताया वेरी गुड, जल कलश, मल्लिनाथ के जल कलश, पार्श्वनाथ के सर्प, वेरी गुड, और संभवनाथ के हॉर्स। क्लियर हुआ? तो मैं एक साइड में लिख दूं एक एक करके ताकि याद रहे आप लोगों को। चलो क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्वेश्चंस नहीं देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, बताते चलेंगे। आदिनाथ के बताओ, आदिनाथ के कमेंट करो, वेरी गुड। चलो मल्लिनाथ के कमेंट करो, मल्लिनाथ के कमेंट करिए, वेरी गुड। पार्श्वनाथ के कमेंट करो, चलो पार्श्वनाथ के कमेंट करो, वेरी गुड। अब आप कमेंट करो संभवनाथ के। जो बच्चे कर रहे हैं वो इंगेज्ड हैं, ये मुझे अच्छा लगता है ना। चलो यानी आदिनाथ के सबको पता है, वृषभ, मैं भी लिख दूं वृषभ, मल्लिनाथ के जल कलश, वेरी गुड, मल्लिनाथ के जल कलश याद भी करना है, हेलो याद भी करना है, पार्श्वनाथ के सर्प, पार्श्वनाथ के सर्प, और संभवनाथ के अश्व, संभवनाथ के अश्व याद भी करना है, इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जंप करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा, देखते हैं। एक सेकंड रुकना, पहले इसको सही करें। चलो ये सवाल करो, बढ़िया सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, इजी है। अच्छा कुछ लोग सवाल देखते ही कमेंट देने लगते, पहले इस करके आते हो क्या? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार? विक्रमशिला, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, वेरी गुड, धर्मपाल। जिन बच्चों का कमेंट सही है वेरी गुड, जिन्हें नहीं सही तो अब याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो पहले बता देते उनको कोई इनाम यहाँ थोड़ी मिलेगा, इनाम तो मिलेगा बेटा एग्जाम में,
इसीलिए अभी मेहनत करो। धर्मपाल, ये कौन था पता है? बौद्ध अनुयायी। क्लियर? ये बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बौद्ध मत को ये मानता था। और एक चीज, जो धर्मपाल के लेख थे उसमें इनको पता क्या कहा गया? उसमें इसको कहा गया है परम सौगत। परम सौगत। तो अगर आपसे यही पूछ ले एग्जाम में कि परम सौगत किसे कहा गया, तो धर्मपाल को कहा गया, ध्यान रखना। तो विक्रमशिला विहार की स्थापना धर्मपाल ने की, एक स्टेटमेंट तो यहीं पे आपको पता लग गया। और साथ ही साथ तारनाथ जो थे, अगर उनके अनुसार देखा जाए, उनके अनुसार 50 धार्मिक विद्यालयों की भी स्थापना करवाई इसने, धर्मपाल ने। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में ऐसा सवाल आ जाए तो इसके लिए तैयार रहेंगे। बाकी जो चीजें मैंने बताई ठीक है, इतना याद रखो। बाकी आप तो पढ़ ही रहे हो ना, अपने नोट्स से पढ़ते रहना। मैं बता रहा हूँ, ये गलती मत करना किसी टीचर के भरोसे बैठे रहो, नहीं, खुद की मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको कितने सवाल करा रहा हूँ, है ना? जब आपका एक्टिव रिकॉल सेशन होगा उसमें 1 घंटे में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सवाल हो जाएंगे, 100 सवाल का हो जाए एक्टिव रिकॉल में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्टिव रिकॉल में आने से पहले आपको पढ़ के आना होगा, ऐसे नहीं होगा। एक्टिव रिकॉल में, एक्टिव रिकॉल का मतलब ये बिना पढ़े आके गड़बड़ हो जाएगा काम। चलो ये सवाल करो, ये सवाल करेंगे। वेरी गुड। क्या कह रहा है? इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? अभी बताया है मैंने, है ना? गाय। गाय को मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बोला जाता था, है ना? मुद्रा के रूप में भी समझा जाता था। अधिकांश लड़ाइयां जो होती थी, जितनी फाइट्स होती थी, वो गाय के लिए हो जाती थी, गाय के लिए होती थी। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, ना मारने योग्य कहा गया। पता है, पहले इसका गोवध किया गया, है ना? देखो पहले बताया ना, आतिथ्य के लिए गोवध किया गया। लेकिन जैसे जैसे इसकी योग्यता बढ़ती गई ना, योग्यता मतलब जिसकी महत्वता, महत्व जैसे जैसे बढ़ता गया, ऐसा कर लो, जैसे जैसे इसका महत्व बढ़ा है आगे चल के, वही तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे इसका महत्व बढ़ा, इसका नाम अघन्या किया गया, नाम चेंज हुए। अघन्या मतलब ना मारने योग्य। और गाय की जो गाय की हत्या करता था उसको मृत्युदंड भी दिया जाने लगा, देश निकाला दिया जाने लगा। आप समझ रहे हो जिस लेवल पे चीजें हुई हैं, है ना? चलो ये सवाल लगाओ, ये सवाल करो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ऐसा समझ लो, ये सवाल, ये दोनों सवाल, पता है, ये सवाल और ये सवाल दोनों आए हैं यूपी पीसीएस में, प्रीलिम्स में आए थे 2015 में। ठीक है, तो ये सवाल करते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, वेदों के हैं, उपनिषदों के हैं, पुराणों के हैं या सूत्रों के हैं? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुराणों के। क्लियर? किसके हैं ये? पुराणों के। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल एक पूछूं, कमेंट में इसका जवाब देना, बाकी मैं अभी आपके सामने सारी चीजें लिखूंगा। एक सवाल है मेरा कि जो अमरकोश है, अमरकोश में पुराणों के कितने लक्षण माने गए? जो अमरकोश आदि जो प्राचीन कोशों में पुराणों के कितने लक्षण माने गए? पुराणों के कितने लक्षण माने गए? पता है, पुराणों के 5 लक्षण माने गए। मैं यहां पे लिख दूं, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, एक एक करके आराम से देखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं आराम से, डोंट वरी। पुराणों के कितने लक्षण माने गए? 5 लक्षण माने गए। अब वो 5 लक्षण हैं कौन कौन से, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखो। एक है सर्ग, एक है सर्ग, इसको क्या कहा गया? सृष्टि, है ना? याद कर लोगे। पुराणों के कितने माने गए? 5 लक्षण माने गए। अमर कोश हो गए, जितने भी कोश हैं, प्राचीन जो भी कोश हैं, उनमें पुराणों के कितने लक्षण माने गए? 5। एक है सर्ग, जिसको सृष्टि माना गया, और एक है
प्रतिसर्ग। इसको क्या कहा गया, जैसे प्रलय या पुनर्जन्म कहा गया। क्लियर? अभी कोई डाउट यहां तक आपको नहीं होना चाहिए, राइट? समझ आ रहा है, सब आसान है। एक कौन सा लक्षण माना गया, एक लक्षण माना गया पुराणों का वंश। इसका मतलब होता था देवता या देवता व ऋषि की जो सूची होती थी उसमें। याद रखोगे? और एक कौन होता था, मनवंतर। मनवंतर, ये 14 मनु के काल हैं, ये 14 मनु के काल में है ना। और 1 2 3 4 हुए, एक और कौन था, एक था वंशानुचरित। वंशानुचरित, अब इनमें से कोई भी एक नाम अगर आपके सामने लिख के आ जाए वंशानुचरित में, जैसे सूर्य, चंद्रादि, वंशीय चरित्र। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? मैं इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको सही से दे रहा हूं इसी वजह से, ताकि नोट करते चलो आप। पता है, ये मुझे कोई मकसद नहीं ऐसे जो मैं हर चीज लिखा रहा हूं आपको, मेरे को क्या है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, याद करोगे भाई साहब। कोई था जो बार बार कहता था घर से पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, पढ़ना चाहिए था। अब सर्ग की मैं जब बात करूंगा ना, सर्ग में पंच महाभूत, सर्ग में पंच महाभूत और इंद्रिय गण और बुद्धि, इन तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। जो पुराणों में 5 लक्षण माने गए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, उनमें जो सर्ग है उसमें बताया पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि, इनकी इन तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। क्लियर है? प्रतिसर्ग में क्या किया गया, प्रतिसर्ग में बताएगा कोई, प्रतिसर्ग में तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं इस वजह से मैं बता रहा हूं। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी अब आप में से कोई पूछेगा वंश में बताओ, तो मैं वंश का यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वंश में तो ध्यान से लिख लो यहां पे कहीं पे, वंश में सूर्य, चंद्र, इनके वंशों का वर्णन किया गया है, इनके वंशों का वर्णन किया गया है। और मनवंतर में तो मनवंतर में लिख लो, मनवंतर में किया गया है जैसे मनु हो गए, ठीक है, मनुपुत्र हो गए। क्लियर है? मनुपुत्र देव हो गए, जैसे मनुपुत्र देव। सप्तर्ष की बात कर लो, सप्तऋषि जो है उनकी बात अगर कर ले जाए, वो इंद्र हो गए। और भगवान के अवतार। आपसे पता, आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहे हो भाई साहब, कुछ नहीं पता, एग्जाम में क्या देगा, सर्ग में ऐसे लिख देगा, एक साइड सर्ग, एक साइड लिखेगा वो प्रतिसर्ग, एक साइड वो लिखेगा वंश, एक साइड लिखेगा मनवंतर, बस कुछ नहीं करेगा, बस ये 4 लिखेगा, कहेगा इनमें से बताओ कौन सा कौन है। ठीक है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दे देगा, यहाँ पे पंचमहाभूत लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा संपूर्ण चराचर जगत, वंश में लिख देगा सूर्य चंद्रमा, मनवंतर में कुछ और लिख देगा वो। मान लीजिए मनवंतर में वो प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन लिख दिया, बल्कि वो तो है वंशानुचरित का, लेकिन लिख किसमें दिया, मनवंतर में। आंसर गलत करके आओगे कि नहीं, इस वजह से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस वजह से मैं लिखा भी रहा हूँ, वरना क्या है, पीडीएफ ऐड करके देते, जाओ बच्चा पढ़ लो, मुझे पता है पढ़ोगी भी नहीं, इसी वजह से समय यहाँ पे लगा रहे हैं।
पीडीएफ पीडीएफ करते रहते हो, थोड़ी देर बैठ के तो देखो, चीजें मजा आ जाएगी पढ़ के आपको, नई नई चीजें मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? भगवान के अवतार हो गए। चलो वंशानुचरित रह गया, चलो कर लेते हैं। वंशानुचरित में कौन है? वंशानुचरित में, वंशानुचरित में प्रतिवंश के, यही स्टेटमेंट में आएगा और कुछ ज्यादा नहीं। ज्यादा इसकी डिबेट में चले जाओगे तो बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए। पुरुषों का वर्णन किया गया है। अच्छा, पुराणों की अगर कुल संख्या की बात की जाए, कितने हैं टोटल? पुराणों की कुल संख्या की बात की जाए तो कितने हैं? 18। क्लियर? इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता, हाँ पुराणों के रचयिता कौन है, बताएगा कोई? पुराणों के रचयिता कौन है, बताएगा? लोमहर्ष। एग्जाम में आए तो इनको टिक करना आप, लोमहर्ष। इनके पुत्र, इनके जो पुत्र थे उगश्रवा, ये माने जाते हैं। तो आप देखो एक सवाल पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है याद करने के लिए, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आने के लिए। इस वजह से मैं बहुत सारे सवाल एक साथ नहीं कराता हूं, पता है? मैंने कराए हैं, बच्चों ने अच्छा भी लगाया, उन्हें प्रैक्टिस, हाँ वो अगर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ अगर प्रैक्टिस के लिए करना है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक है फिर। चलो ये नेक्स्ट सवाल है हमारा, चलो करो इसको, करो क्या कह रहा है, पढ़ो। पढ़ के आए होगे तो कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं। देखो सवाल हर बार नहीं, देखो एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आया था, इसीलिए मैं अभी ये सारी चीजें जिक्र कर रहा हूँ कि आप 60 दिन आप बिल्कुल भटको मत। अब भी सोर्स का मैसेज बच्चे कर रहे हैं मेरे पास, मत करो, ठीक है? चलो ये सवाल करो, पढ़ो क्या कह रहा है। द अर्लीस्ट occurrence of the mantra famous as गायत्री मंत्र is founded in the following text। गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मस्त सवाल है, बढ़िया सवाल। ध्यान रखना, ऋग्वेद में मिलता है ये, इसका भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में ही मिलता है। लेकिन अब इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद जो है, आप ये जरूर ध्यान रखना, ऋग्वेद के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है? ऋग्वेद के बारे में कुछ चीजें लिखना जरूरी है। एक तो ये सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है? ऋग्वेद का मतलब क्या होता है पता है? ऋग्वेद का मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपसे ऋग्वेद का मतलब पूछे, क्या बताओ? ऋग्वेद का मतलब ही आपसे पूछ ले, क्या बताओगे? कमेंट करो। देखो ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। क्लियर है? अब देखो मैं ऋग्वेद की एक चीज और आपको बताता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एक एक करके, ठीक है? जो भी चीज यहां पे लिखेंगे ऋग्वेद की लिखेंगे, चाहे हेडिंग डाल लो, ठीक है? चलो एक एक करके लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं पता है किसी को? वेरी गुड, 1028 सूक्त हैं। वेरी गुड। इसके किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? वेरी गुड, जो तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा। वेरी गुड। ये तीसरा मंडल किसको समर्पित है, पूछा जा सकता है, किसको समर्पित है? तो ध्यान रखेंगे, ये किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। क्लियर? क्लियर है? इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने रचना की। रचना किसने की? विश्वामित्र ने की।
चलो अच्छा, अब मैं आपसे अगर अथर्ववेद के बारे में पूछूं कुछ चीजें, मैं अथर्ववेद के बारे में यहां पे लिखा हूं, ऊपर स्पेस है मेरे पास, ठीक है। चलो, जो अथर्ववेद है हमारा, इसके बारे में, इसकी रचना किसने की सबसे पहले बताएंगे। इसकी रचना किसने की? अथर्वा ऋषि। कौन से? अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। क्लियर है? इसमें कुल कितने मंत्र हैं, चलो बताओ। बिल्कुल इधर उधर मत भटको, कितने मंत्र हैं चलो बताओ। वेरी गुड, 731 मंत्र हैं इसमें। अच्छा, पद्य कितने हैं इसमें? देखो, इसमें 6000 पद्य हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो, आराम से कर रहे हैं हम लोग अभी। कितने पद्य हैं इसमें? 6000 पद्य हैं। अच्छा, जैसे मनुस्मृति का जिक्र है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मनुस्मृति का भी जिक्र किया गया है, तो मनुस्मृति में उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी हमको मिलती है ना। अब जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता के बारे में आप लोग ये सबको पता है, कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे अर्जुन को, वो इसमें दिए हैं। उन उपदेशों का सार है इसमें, है ना। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछेगा पता है? सवाल में आपसे पूछेगा भगवत गीता किस तरीके के कर्म को प्रमुखता प्रदान करता है, तो बस आप इतना ध्यान रखना, निष्काम कर्म। ये वर्ड ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, चलो जंप करो, कूदो, भागो, पढ़ो। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट टू बी इनिशिएटेड इन हिज रिलीजन बाय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति सुभद्र। वेरी गुड, कौन था? सुभद्र। चलो अच्छा, इस ये सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का, गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है पता? कोई बताएगा? एशिया का ज्योतिपुंज। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए ना कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया, तो ध्यान रखेंगे। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उन्हें सिद्धार्थ के बाद बुद्ध के नाम से जाना गया। और अब जैसे जहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई, बोध गया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, सबको पता होगा, सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, है ना। उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया। जैसे सारनाथ के बारे में सबको पता है, यहीं पे अपना पहला उपदेश दिया उन्होंने। ऋषि पतनम बोला गया इसको, ऋषि पतनम, है ना। फिर जैसे आपको पता होगा धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में भी पता है आपको इसमें, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये सब ज्यादातर बच्चों को ये चीज बेसिक है, ये बहुत पता होगी अच्छे से। तो अंतिम व्यक्ति भी आपको पता लग गया कौन था? सुभद्र। क्लियर? ध्यान रखेंगे ये चीज। देखो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आती हैं, इस वजह से है। अदरवाइज चीजें याद ही करना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस वक्त। बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जो जहां से मिले पढ़ो, आराम से करते चलो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलें, चलो। वैदिक सभ्यता, मैच द कॉलम। एक साइड नदियां दी गई हैं और एक साइड उनका मॉडर्न नेम। कुभा, परुष्णरी, सदानीरा, सुतुद्री। चलो बताओ। तो सभी को पता होगा, ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है ना, नोट्स में सबके रहता है। जैसे कुभा, तो कुभा को काबुल। क्लियर? परसुणी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। रावी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही यार। सदानीरा बताओ। सदानीरा, सदानीरा बताओ। गंडक, गुड गुड गुड। और सुतुद्री, सतलज। तो इस हिसाब से देखा जाए ए का दो, ए का दो, ए का दो इसमें है, केवल यही सही हो गया फिर तो हमारा, और किसी में ही नहीं। है ना। चलो वेरी गुड, चलें आगे। सवाल इजी था तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप किया जाए माय फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है बौद्ध एवं जैन, भागवत एवं शैव धर्म, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? 2012 में सवाल आया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012 पूछा गया है। वेरी गुड, बोध गया।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोध गया। अच्छा, जैसे आपको इसकी इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में उसका जवाब देना कि सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग करने के बाद, जब ग्रह त्याग दिया उन्होंने, सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण करी? सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे करी? तो ध्यान रखना, ग्रह त्यागने के बाद उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा वैशाली के अलार कलाम से ली। यानी अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। पता लगा? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, सभी को पता था ये चीजें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। अच्छा, इनके बाद किससे शिक्षा ग्रहण करी उन्होंने? इनके बाद, तो ध्यान रखेंगे, इनके बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है उर्वेला में। एक सेकेंड, उर्वेला में नहीं बल्कि राजगीर में। राजगीर में, कहां पे? राजगीर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। कहां पे? राजगीर में। किससे? रुद्र कराम पुत्र से। फिर उर्वेला में इनको, सिद्धार्थ को 5 साधक मिलते हैं, है ना? कहां पे इनको 5 साधक कहां पे मिले? ध्यान रखना, उर्वेला में 5 साधक मिले। उर्वेला में 5 साधक मिले, उनके नाम पता है आपको? कौंडिन्य, ये नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। क्लियर है? ये नाम ध्यान रखना है, 5 साधक थे। क्लियर है? बाकी सबको पता है पहला उपदेश कहां पे दिया, क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन, है ना? सारी चीजें पता है ना आपको? चलो, वेरी गुड। ये सारे सवाल आज हम लोगों ने किए हैं। अगला सवाल है क्या कोई? नहीं, ठीक है। चलो, अब मुझे जो आपको बताना है उस पे हम लोग आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, एक सेकंड रुकना ना, वेट 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 वेट। चलो देखो, जो चीज मुझे अपडेट देना है वो अपडेट क्या है? बहुत प्यारा अपडेट है, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो डेली क्लास कर रहे हैं, ठीक है? पहली चीज, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हो, पहले दिन आए हो, जाओ पहले शुरू के 2-3 वीडियो देख के आओ, ऐसे नहीं, ठीक है? पहले कुछ वीडियोस देख के आओ, यहाँ पे एंट्री लो, पढ़ो, तब आगे आओ। कल से क्वेश्चंस करने के बाद, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग एक्टिव रिकॉल सेशन करेंगे। यानी इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं अपने सामने कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, कैमरा ऑन रखूंगा मैं अपना, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? बोल के पूछूंगा, बहुत तेजी से पूछेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी, तेजी से क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको उनके आंसर्स बताने हैं, ठीक है? हो सकता है 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस कर ले जाएं हम लोग, हो सकता है 40 कर पाए, हो सकता है 60 भी कर पाए, लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है? एक्टिव रिकॉल में ये फायदा रहेगा कि जो स्लाइड के फॉर्म में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो करेंगे, एक्स्ट्रा भी हो पाएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।